हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे वो है ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं, जब वो किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो उनकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, ठीक है, उनका वेरिएशंस कैसे होगा और जो कंपाउंड बनेंगे रिएक्शन करने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। इतना इंपॉर्टेंट है कि कंफर्म मान के चलो एक क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर आएगा यहाँ से। ठीक है, 1 नंबर कम नहीं होता है, तो इतने बड़े चैप्टर में से एक एक नंबर उठाना मुश्किल है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो अब जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं, वो बनाएंगे हाइड्राइड्स। ठीक है, अब जो हाइड्राइड है, जैसे नाइट्रोजन का हाइड्राइड क्या हो गया, NH3 है ना, किसको क्या बोलेंगे, अमोनिया। फॉस्फोरस का हाइड्राइड क्या हो गया, फॉस्फाइन PH3। और इसी तरीके से क्या होगा, जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म हाइड्राइड्स ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन करके जो ग्रुप 15 के हैं एलिमेंट है वो क्या बना लेंगे, हाइड्राइड्स बना लेंगे। ठीक है, उनका कॉमन फॉर्मूला क्या होगा, हैविंग फॉर्मूला EH3। ठीक है, ट्राई हाइड्राइड्स। तो E का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो E है वो ग्रुप 15 के एलिमेंट होंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, NH3 अमोनिया, फॉस्फोरस फॉस्फाइन, आर्सेनिक आर्साइन, ठीक है, एंटीमनी स्टीबाइन और बिस्मिथ बिस्मिथाइन। तो हमारे पास ये हुए जो कि क्या करेंगे, रिएक्शन करके हाइड्राइड्स, ट्राई हाइड्राइड्स फॉर्मेशन करेंगे। तो ये उनका जनरल फॉर्मूला हो गया और ये उनके प्रॉपर कंपाउंड। तो सबसे पहले आती है इनकी प्रिपरेशन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, कि जो हाइड्राइड है वो बनेंगे कैसे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। तो जो हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होगी वो हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड आता है वो फर्स्ट मेथड है हमारे पास बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ बाइनरी मेटल कंपाउंड्स। हाइड्रोलाइसिस ऑफ बाइनरी मेटल कंपाउंड, जो हमारे पास बाइनरी मेटल कंपाउंड्स होंगे हम उनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। बाइनरी का मतलब क्या होगा, सिर्फ 2 टाइप के एटम होंगे, और मेटल का मतलब क्या होगा कि उस कंपाउंड में वो जो कंपाउंड बनेगा वो मेटल के साथ रिएक्शन करने से बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड है CA3N2 कैल्शियम नाइट्राइड। में इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, वाटर यूज कर सकते हो, डाइल्यूट एसिड का आप यूज कर सकते हो। तो क्या करेगा, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इनको अपने आयंस में तोड़ेगा और उसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। आगे ना हमारे पास। तो इसी तरीके से हमने नाइट्रोजन का लिया, हम किसका ले सकते हैं, फॉस्फोरस का ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम फॉस्फाइड Mg3P2 प्लस वाटर, क्या बना लेगा ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फाइड PS3। ठीक है, तो इसी तरीके से जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है वो सब के सब हाइड्राइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो हमारे पास सेकंड कंपाउंड आता है वो आता है रिडक्शन ऑफ क्लोराइड्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ क्लोराइड्स, कि जो हमारे पास ग्रुप 15 के जो क्लोराइड्स हैं हम उनका रिडक्शन से भी हाइड्राइड बना सकते हैं। तो सेकंड मेथड आता है हमारे पास बाय रिडक्शन ऑफ क्लोराइड्स। ठीक है, क्लोराइड किसके होंगे, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के ही क्लोराइड्स होंगे। जैसे कि हमारे पास NCl3 है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, में किसका क्या करवा दूंगा, रिडक्शन करवा दूंगा, किसकी हेल्प लूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसको रिड्यूस कर देगी और किस में कन्वर्ट कर देगी, अमोनिया, NH3 प्लस। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, LiCl प्लस AlH3। हम इसको बैलेंस कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जो हमारा मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, इनके ऊपर। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर।
ठीक है। ऐसे ही अगर फॉस्फोरस होता तो क्या बन जाता, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस मैं उसको रिड्यूस करवाता रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, और क्या बन जाता PH3 फोस्फाइन प्लस LiCl प्लस AlS3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इस तरीके के क्या हो जाएंगे हमारे पास इन हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन हो सके। क्लियर है। तो अब ये हमारा जो फॉर्मेशन था फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। तो इन फॉर्मेशन में हमने दो मेथड पढ़े हैं। फर्स्ट हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ बाइनरी मेटल कंपाउंड और सेकंड है रिडक्शन ऑफ क्लोराइड्स। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इनका स्ट्रक्चर, कि जो स्ट्रक्चर होगा हाइड्राइड्स का वो कैसा होगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं भी, मैं अमोनिया को देखूं तो बाकी सब सेम ग्रुप से ही है, तो जब सबका स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर सा ही होगा। तो जो अमोनिया है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है ना, आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो अमोनिया है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ठीक है। और फिर जो शेप बनेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट विल मेक पिरामिडल शेप। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो NH3 है, NH3 विल शो या NH3 शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालनी आती है एंड इट्स स्ट्रक्चर विल बी पिरामिडल। जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, पिरामिडल होगा। ठीक है। अब मैं बात करूं फोस्फाइन, तो उनका स्ट्रक्चर भी पिरामिडल होता है, बट आप गलती से भी ये मत कहना कि फोस्फाइन, आरसाइन, स्टेबाइन और बिस्मिथाइन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ 11th में हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल्स की हो सकती है जिनकी शेप लगभग सिमिलर हो, साइज लगभग सिमिलर हो और जो एनर्जी है वो भी सिमिलर हो। अब हाइड्रोजन तो बहुत छोटा हो गया, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनका साइज तो बहुत बड़ा होगा, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं पाएगी, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करेंगे। उस केस में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, बट शेप हम कह सकते हैं कि भाई लगभग सभी की पिरामिडल सी शेप होगी। ठीक है। अब हम बात करें NH3 की, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है वो 107.5 डिग्री से रिड्यूस होकर के 109.5 डिग्री से रिड्यूस होकर के अप्रोक्सीमेट 107 समथिंग बॉन्ड बना लेता है। ठीक है। ऐसे ही अमोनिया हो गया, फिर फोस्फाइन हो गया। ठीक है। और इस तरीके से कि हमारे पास लास्ट में कौन आ जाएगा, बिस्मिथाइन, तो वहां पर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है। ये हो गया। तो अब बात मैं करूं किसकी, बॉन्ड एंगल की। तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे बॉन्ड एंगल में अरेंज करवा सकता है कि अरेंज द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहां पर होगा। अब जो बॉन्ड एंगल है किसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। टर्मिनल एटम तो सेम ही हो गया, तो कौन डिफरेंट है यहाँ पे, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम चेक करेंगे और ये देखेंगे कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा कहाँ है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन ही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, वो कहां पर होंगे, नाइट्रोजन के नजदीक। इस केस में क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम हो गई, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस से थोड़ी सी दूर होंगे। बिस्मिथ वाले केस में इलेक्ट्रॉन और दूर चले जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर चेक करो कि सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां पर होगा, क्या कहां पर, बॉन्ड पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास बॉन्डिंग वाले, या ये जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स जो हमने कंसीडर किए हैं ये, तो इन इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा रिपल्शन आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, किस केस में रिपल्शन सबसे ज्यादा हुआ। तो हाँ, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब सेम चार्ज हुआ, तो जितने नजदीक होंगे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्शन। यहां पर मैक्सिमम रिपल्शन होगा, और जबकि यहां पर क्या हो जाएगा, लीस्ट रिपल्शन। और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतनी दूर चले जाएंगे यहां से, है ना। तो सबसे ज्यादा दूर कौन होगा, अमोनिया पे। तो बॉन्ड एंगल मैक्सिमम कहां पर हो गया, अमोनिया में, उससे कम फोस्फाइन, फिर आर्साइन, फिर स्टीबाइन।
ठीक है, और सबसे कम कहां पर होगा, बिसमिथाइन। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। क्लियर है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, कि भाई जो हाइड्राइड्स हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स, और फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अब जो हाइड्राइड्स हैं वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ना, तो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, वंडरवाल फोर्स। और वंडरवाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, साइज पे ना। हमें पता है कि जितना बड़ा साइज होता है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, वंडरवाल फोर्स उतने ही ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा वंडरवाल फोर्स किसका होना चाहिए, बिस्मिथ का होना चाहिए। मतलब कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बिस्मिथ का होगा, है ना, या फिर एंटीमनी कह सकते हैं, क्योंकि जो बिस्मिथ हाइड्राइड्स है हल्के से कौन से करैक्टर शो कर देता है, वो रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता अभी। तो जो बिस्मिथाइन है BiS3 वो तो हल्का सा रेडियो एक्टिव हो गया, तो उसको छोड़ दूं। तो बाकी के जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा किसका होगा, स्टेबाइन का होगा, और सबसे कम किसका होना चाहिए, अमोनिया का, है ना, क्योंकि अमोनिया का साइज सबसे छोटा है, वंडरवाल फोर्स सबसे वीक होंगे। बट एक्सेप्शन, अपवाद है यहाँ पर। ठीक है, तो अब अपवाद जरूर है, बट उसका भी लॉजिक है हमारे पास, कि जो अमोनिया है उसका एक्सेप्शनली थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा मिलता है। और उसका लॉजिक क्या होगा, क्योंकि भाई अमोनिया में कौन सा फोर्स काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है नॉर्मल से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहां पर, कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द intermolecular force of attraction। ठीक है, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, एंड विच इज डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। So bismuthine or stibine should have highest melting point and boiling point, है ना, शुड वर्ड लिखा कि ऐसा होना चाहिए। एंड अमोनिया हैव या हैज लीस्ट, जो अमोनिया उसका क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। बट अमोनिया एक्सेप्शनली हैज हाईएस्ट नहीं लिख रहा हूं, हायर लिख रहा हूं, हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड। अमोनिया में क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसा कि हम अगर मैं इसको शो करना हो, तो अमोनिया हो गया, ठीक है, ये दूसरा अमोनिया हो गया, ठीक है, ये तीसरा अमोनिया हो गया, इस तरीके से। तो यहां पर कौन सा फोर्स काम कर जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो फोर्स हम शो कर रहे हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है, ये अमोनिया के बीच में जो डॉटेड लाइन हमने लगाई है, ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रहा है, H बॉन्ड। ठीक है, तो इस H बॉन्ड की वजह से क्या हो जाएगा, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, अनएक्सपेक्टेडली थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये। तो अगर मैं अब इसको अरेंज करूं तो क्या ट्रेंड आएगा हमारे पास, है ना, हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं।
तो जो हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखोगे। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया क्योंकि अभी ये किस स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड का मतलब कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होगा। बट जब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा कि वो लिक्विड स्टेट में, तो मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर हो गए तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी थोड़ा सा वीक हो जाता है और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उसके हाईएस्ट नहीं हो पाएंगे बट हाइयर जरूर होगा। ठीक है, हाइयर जरूर होगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाई अमोनिया हैज एक्सेप्शनली हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल सा रीजन क्या आ जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सेकेंड प्रॉपर्टी, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, जो सोल्यूबिलिटी है भी, आप जो हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो अब क्या कहना चाहता है ये, एक्सेप्ट अमोनिया। फिर से अमोनिया में प्रॉब्लम आ गया ना, कह रहा है अमोनिया को छोड़ दो, एक्सेप्ट अमोनिया ऑल हाइड्राइड्स, ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 आर इनसोल्यूबल, insoluble in water due to नॉन पोलर। की हाइड्रोजन और बाकी के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना होता ही नहीं है कि वहां पर चार्ज है, मतलब कि वो नॉन पोलर होंगे, इसलिए वाटर में डिसॉल्व हो नहीं पाएंगे। ठीक है, ड्यू टू वेरी लेस पोलरिटी। अब बात यह आती है कि भाई अमोनिया क्यों डिसॉल्व होगा फिर। ठीक है, अमोनिया इज सोल्यूबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया क्या बना लेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। H2O हो गया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और ये कौन आ गया, अमोनिया आ गया, है ना, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव, और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और उसी हाइड्रोजन बॉन्ड की बदौलत ये क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, जिसमें हाइड्रोजन किस किस के साथ जुड़ा हुआ हो, या तो नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन, वो सब कंडीशन हम 11th में पढ़ चुके हैं। नंबर 3 नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी, कि थर्मल स्टेबिलिटी इनकी क्या होगी। थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, क्या कहता है ये, ग्रुप 15 हाइड्राइड्स, या फिर पहले तो ये बताओ कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ए मोलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जो थर्मल स्टेबिलिटी है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है भाई, जो दो एटम्स के बीच में जो दो बॉन्ड बन रहे हैं उस बॉन्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। वो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। थर्मल का मतलब क्या हुआ, हीट, मतलब कि जब मैं उसको गर्म कर रहा हूं तो कौन हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल है, कौन हाई टेम्परेचर के ऊपर टूट नहीं रहा है। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, and bond strength depends on size of atom। ठीक है, साइज ऑफ एटम मतलब एटम का साइज अगर छोटा होगा तो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा और थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो एज द साइज ऑफ एटम increases,
थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, या फिर कह सकते हैं द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेस एंड hence thermal stability also decreases। ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी और जो स्टेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, मतलब बॉन्ड टूट जाएगा। देयरफॉर या इसलिए अगर मैं इसको अरेंज करूं, ट्रेंड देखूं कि ट्रेंड क्या आएगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या आई हमारे पास, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, अमोनिया, क्योंकि साइज सबसे छोटा है, बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। अमोनिया, फोस्फाइन, आर्साइन, ठीक है, स्टीबाइन एंड बिस्मिथाइन। तो ये हमारे पास जर्नल ट्रेंड आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये उनकी थर्मल स्टेबिलिटी हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर। नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर, कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन दे। H पॉजिटिव मत लिखना बिल्कुल भी। रिड्यूसिंग नेचर, क्या हो जाएगा हमारे पास, reducing agents are those substances which provide nascent hydrogen। ठीक है, अब nascent hydrogen कौन देगा, जिसका बॉन्ड वीक होगा। ठीक है, तो वो कहता है कि जो nascent hydrogen है will given by that molecule which has weak bond। okay, which has weak bond with हाइड्रोजन। ठीक है, जिसका हाइड्रोजन के साथ वीक बॉन्ड होगा वो क्या करेगा, वो जल्दी से हाइड्रोजन दे देगा। मतलब क्या हुआ कि जो रिड्यूसिंग नेचर है, जो रिड्यूसिंग नेचर हुआ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी के भी हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास NH3 है, क्लियर है। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा कि ये क्या प्रोवाइड कर दे, हमें हाइड्रोजन छोड़ना पड़ेगा। अब जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी हाइड्रोजन देगा, और जितनी जल्दी हाइड्रोजन देगा वो क्या होगा, उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अब सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन देगा, जिसका बॉन्ड सबसे वीक है। तो सबसे कम वीक बॉन्ड किसका हो गया, बिस्मिथाइन का। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, सो रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा किसका अच्छा हुआ, सबसे कम हुआ अमोनिया, क्योंकि बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, टूटता ही नहीं है। तो हाइड्रोजन कहां से देगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा बिस्मिथ का। तो बिस्मिथाइन इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू वीक बॉन्ड, सो इट प्रोवाइड नेसेंट हाइड्रोजन इजीली ऑन हीटिंग। तो जैसे हम इसको हल्का सा भी गर्म करेंगे ये हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा, और किस तरह और कैसा बिहेव करेगा, एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है नंबर 5, वो आती है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर, अब जो हमारे पास हाइड्राइड्स हैं उनका बेसिक नेचर, तो क्या कहता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lone pair of electrons on central atom, they behave as Lewis base। ठीक है,
क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल एटम के ऊपर, और इसी वजह से क्या होता है ये लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे, है ना। हमारे पास EH3 है, E मतलब कोई कॉमन एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस होगी, तो उनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये डोनेट करेगा, और डोनर क्या होते हैं, बेस होते हैं, एक्सेप्टर्स क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो दिस इज ए डोनर, डोनर मतलब लेविस बेस। का बात ये आती है कि भाई इनमें से सबसे अच्छा बेस कौन होगा, सबसे जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो क्या कहता है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस, साइज क्या होगा, इंक्रीजेस होगा, एंड दस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on central atom decreases। भी जितना भी सबके पास इलेक्ट्रॉन तो दो ही है, अमोनिया के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और बिस्मिथ के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, भी छोटे से मॉलिक्यूल पे बहुत ज्यादा चार्ज हो गया। बिस्मिथ का साइज बड़ा हो गया मतलब छोटे से एटम पे बहुत कम, बड़े से एटम पे कम चार्ज हुआ। अब डोनेट कौन करेगा, अब जो छोटा बच्चा है उसकी थाली में 5 रोटी डाल दी हमने, जो बड़ा आदमी है उसकी थाली में भी 5 रोटी है, तो क्या लगता है कि आपको कौन रोटी दे सकता है, जो छोटा बच्चा होगा, है ना। तो कुछ वैसा ही हुआ कि जो नाइट्रोजन है कहते हैं उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो इजीली प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव, ऑन डेंसिटी डिक्रीजेस, सो द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब यहां पर कौन है, H पॉजिटिव, प्रोटॉन डिक्रीजेस एंड हैंस बेसिक कैरेक्टर आल्सो डिक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर आल्सो डिक्रीजेस। तो हमारे पास जो बेसिक कैरेक्टर हुए, है ना, वो बेसिक कैरेक्टर किसके सबसे ज्यादा होंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, अमोनिया का। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ अमोनिया, फिर फॉस्फाइन, और फिर ये लगभग बेसिक कैरेक्टर शो ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम जरूर ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास अगर मैं इसी को और एलाबोरेट करूं तो क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पास अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया हो गया। अब इसके पास कौन आएगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव। तो अब नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो वो इसके साथ क्या बना सकता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा ना। तो इसी वजह से क्या हो गया, ये एक गुड बेस हो गया, क्या बना लेगा ये, अमोनियम आयन। तो कहता है कि भाई यहां पर ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए भी ये बेसिक नेचर है। या ये कह लो कि भाई इसकी चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज तो उतना ही है बट वॉल्यूम कम हो गई, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से भी ये एक अच्छे बेस की तरह काम करेगा। क्लियर है। तो आप इन हाइड्राइड्स को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करोगे, फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछो। ओके, थैंक यू।